लिंक शेयर हुआ है, मैं उससे रजिस्टर करके देखता है। तो जो कल वाली क्लास हुई है ना, उसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। मैं आईडी शेयर शेयर कर दिया, इसी वजह से बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे। थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम जनाब। ऑनलाइन वालों का थोड़ा सा कोई लिंक का मसला है, तो उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आप लोगों को क्या आवाज, स्क्रीन और तस्वीर साफ नजर आ रही है? आवाज भी आ रही है, मैं भी नजर आ रहा हूँ और स्क्रीन भी नजर आ रही है। तो क्या हम पढ़ाई के लिए तैयार हैं? कल वाले भाई नहीं नजर आ रहे, कल वाले भाई जिन्होंने आपको वो हो सकता है अभी आ रहे हो, वो जरा ढूंढने गए होंगे उस बच्चे को, तो अभी जुमा पढ़ के आ रहे हो सकता है कोई तौबा शौबा करके जो है ना। नहीं वो नजर आ जाएंगे। असल में वो जितने कॉन्फिडेंस से कह रहे थे, मुझे लग रहा था शायद उनका अपना ही मामला है कोई, या उनके बिल्कुल सगे भाई का, या जिसका रिजल्ट उन्होंने खुद अपने हाथ आंखों से देखो। तो उनके कॉन्फिडेंस से एक दफा जो है ना, मुझे लगा कि शायद चीजें सही हैं, तो अभी वो आएंगे, दिखाएंगे, हम आंखों से देख लेंगे। जिद थोड़ी है, मैं आपकी तरह थोड़ी हूँ कि मेरा लीडर जो है वो चोरी करते पकड़ा जाए तो मैं उसके बाद भी लीडर को लीडर मानता रहूं। ऐसे थोड़ी होता है। तो वो तो जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अगर वाकई ऐसा शुरू हो गया है और मैं अपनी आंखों से देख लूं, तो मैं मतलब फिर स्टेटमेंट रिवाइज कर लूंगा। लेकिन अभी तक तो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, पिछले कुछ 7-8 साल से तो ऐसा नहीं देखा। तो वो इंशाल्लाह ताला वो भाई आएंगे, वो मुझे डाटा दे देंगे, तो क्लास के बाद मैं एक दफा उन्हीं के साथ खड़े होकर यहाँ पे ऑनलाइन चेक कर लूंगा। अगर बच्चे की प्राइवेसी का मसला ना होता तो ऑनलाइन चलती हुई क्लास में हम चेक करके देख लेते। तो खैर मैं बाद में देख लूंगा, तो वो स्टूडेंट जो है ना वो फिर मुझे बता देंगे। आज थोड़ा सा अंदाजा ये हुआ है कि 2:15 एग्जैक्टली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब आते हुए हम हमारा भी, फिर ये अपने स्टाफ वाले भी जरा देर से पहुंचे, बच्चे भी जरा आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। इसे ऑन सेफर साइड 2:20 कर लेते हैं जुम्मे वाले दिन के लिए। 2:30 तो बहुत ज्यादा आ गया। 25 22 कर लेते हैं, 2:22 कर लेते हैं, ताकि जो है ना मतलब फिर मतलब 25 पे तो कम से कम क्लास चालू भी हो चुकी हुई हो। तो वो फिर 2:30 कहेंगे तो फिर आप और इजी हो जाएंगे। फिर जो है वो आप और दूर वाली मस्जिद में ज्यादा सवाब कमाने के लिए चले जाएंगे, कि जरा जुम्मे के साथ जो है ना बाकी वो चीजें भी, फिर बाहर खड़े होकर लोगों को अच्छी अच्छी बातें भी करना शुरू कर देंगे। तो ठीक है, मतलब मेरे ख्याल में 2:20 2:22 जहन में रखते हैं, यानी कि 5-6 मिनट का हम क्वेश्चन जहन में रखते हैं कि मैं 2:20-22 से पहले क्लास स्टार्ट ना करूं। तो घर जाके आपने कुछ सोचा, आपने सोचा ये कि सीएमए का तो पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन एमएफए का मैनेजरियल पोर्शन मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे बिजनेस के बारे में जानकारी हासिल करनी है। बिजनेस क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, बिजनेस अपने आप को मार्केट में प्लेस कैसे करता है, मार्केट किसे कहते हैं, और ओवरऑल चीजें किस तरह से चल रही होती हैं। तो क्या हम बिजनेस के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? एक दफा मीनवाइल देख लूं, ताकि मुझे हौसला हो जाए कि यस, बच्चों ने हमें ज्वाइन करना शुरू कर दिया, और 13 बच्चों ने हमें ज्वाइन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑनलाइन वाले एक दफा मुझे फीडबैक दे दें, आवाज, कैमरा और स्क्रीन तीनों चीजें क्लियर हैं? कैमरे के पीछे गंदी सी खिड़की भी आ रही है। जब इंतजामिया वाले जब तक इसे नहीं ढांपेंगे, मैं कैमरे का मुंह इधर ही रखूंगा, ताकि इनको बुरा लगे और ये खुद इसे कवर कर लें। कोई नुमाइंदा होगा भी नहीं इधर सुनने वाला। गरीब क्लास जो है ना वो गरीब ही होती है। थ्योरियां जो है ना वो कभी मतलब उसका, चाहे पढ़ाने वाला मतलब सीईओ, वो कहते नहीं ये जो है ना ये पढ़ाता क्या, थ्योरी पढ़ाता है, बस ठीक है गुजारा मुजारा करेंगे, अकाउंटिंग सीधी होनी चाहिए हमारी। अच्छा जी, तो कोई बात नहीं, असल में मैं सिर्फ इंतजार करूं मंडे का, क्योंकि आप लोगों की पहले हफ्ते चूंकि ग्रुप ए की क्लासेस नहीं हो रही थी साथ वाले रूम में, तो पहले वीक आप लोगों की फाइनेंस वाली क्लास जो है वो हॉल में हो गई है। वो ओरिजिनली तो यहाँ पे प्लान्ड है। तो मंडे को जब यहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन की क्लास होगी, तो इंटरनेट भी बड़ा तूफानी काम कर रहा होगा, जगह भी साफ सुथरी हो जाएगी, खूबसूरतियां भी आ जाएंगी, सारे अरेंजमेंट भी पूरे होंगे। ठीक है, तो मैं जरा थोड़ा सा नर्म वो हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, तो जब सख्त एडमिनिस्ट्रेटर आएगा तो सारे खुद ही सीधे हो जाएंगे, तो टेंशन ही कोई नहीं।
सर कैमरा में ब्यूटी प्लस का ऑप्शन नहीं है? ठीक है जी, ये भी सही है। हाँ नहीं, वैसे इस बैकग्राउंड ब्लर करने का ऑप्शन होता है, शायद ब्लर हुआ हुआ है। ब्लर नहीं होगा तो खिड़की और ज्यादा नजर आएगी। ओह, खिड़की बहुत बुरी नजर आ रही है। ब्लर कर देते हैं, आपके सामने तो मैं ब्लर ही नहीं कर सकता, आपको फिर भी खिड़की नजर आती रहेगी। ले जी, आप लोगों को फिर सुबह वाली क्लास में खुशखबरी मिल गई कल के बारे में। बच्चों ने बताया, मुझे जब तक रिवायात ये पहुंची है कि जब साहब ने कहा कि जा सिमरन जी ले जिंदगी, कोई बात नहीं, कर ले ये वाला सैटरडे ऑफ। तो अब अगेन मतलब अगर कैंपस ने आप लोगों का ऑफ कर दिया है तो फिर गरीब सब्जेक्ट के लिए, मैनेजरियल के लिए तो आप लोग आने से रहे। तो वही था कि 23 मार्च है तो उसकी वो छुट्टी मेरी वाली क्लास को अफेक्ट कर रही है। कोई बात नहीं है, खैर है। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपका कोई टेस्ट वगैरह नहीं होगा। अभी ये हम 2 दिन पढ़ेंगे, अगले वीक में हम 3 दिन पढ़ेंगे, तो उसके बाद एक प्यारा सा टेस्ट कर लेंगे। तो तैयार है? कंपेटिटिव फोर्सेस, ये चैप्टर हमें बताएगा आपने कंपेटिटर से लड़ना कैसे है, ये बताएगा आपने सोचना कैसे है, ये बताएगा कि आपने समझना कैसे है। जब मुझे बिजनेस करना है तो मुझे पता होना चाहिए मैं कहाँ बैठा हूँ। इफ आई एम डूइंग बिजनेस तो मुझे पता होना चाहिए मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ। मुझे ये भी पता होना चाहिए कि वो सेक्टर जो है एक ओवरऑल एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर आता है। मतलब इंडस्ट्री है एजुकेशन की, उसके अंदर हमारा सेक्टर है प्रोफेशनल कोर्सेज वाला, और उसमें हमारी रेलिवेंट मार्केट है कि हम फिजिकली लाहौर में रहने वाले बच्चों को फिजिकली कॉलेज में बुला के पढ़ा रहे हैं। अगर मैं कंबो या लाइव स्ट्रीम की अपनी मार्केट की बात करूं तो वो लोग हैं। और अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो ऑनलाइन में फिर हमारी मार्केट है पूरा पाकिस्तान, कहीं पे भी बैठा हुआ कोई भी बच्चा जो कि ऑनलाइन हमारी क्लास लेना चाहता है तो वो हमारी मार्केट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपेटिटिव फोर्सेस समझने के लिए सबसे पहले मुझे समझना होगा मैं कौन सी इंडस्ट्री में हूँ। क्या ख्याल है? जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके चैलेंजेस और तरह के होंगे, तो जो एजुकेशन इंडस्ट्री है उसके और तरह के होंगे। हम जितनी मर्जी मार्केटिंग कर लें, हम ये नहीं कह सकते लूट से लग गई एक कोर्स के साथ दूसरा कोर्स फ्री फ्री फ्री। हम जिस सेक्टर में है उस सेक्टर की अपनी एक डिसेंट रिक्वायरमेंट है। हम बहुत ज्यादा ओवर नहीं हो सकते, हम बहुत ज्यादा शोधे नहीं हो सकते। हम चाहे एक के साथ एक फ्री दें, लेकिन इंतहाई डिसेंसी के दायरे में रह के हमें पैगाम देने होंगे। हमारा कंज्यूमर और तरह का है। तो बिजनेसेस की प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बहुत ज्यादा शोखा होकर दिखना होता है, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री में जिस तरह का कंज्यूमर होता है उनको शोखे बिजनेसेस अच्छे लगते हैं। अच्छा, हमारी साइड पे क्या है, हमारा बिजनेस या हमारा जो कंज्यूमर है वो और तरह का है। आप जाएं किसी ब्रांडेड बर्गर वाली जगह पे और एक ब्रांडेड बर्गर मंगवाएं और वो हो 1200-1300 का, आप उसमें से कोई बंद गोभी का टुकड़ा भी नीचे मेज पे गिर गया ना, वो भी उठा के खा लेंगे कि मैं पैसे पूरे करने हैं। उधर आप इतने कंसर्न होंगे तो वो बिजनेस ये सोचेगा कि यहाँ हमारा जो कंज्यूमर है ना वो पैसे पूरे करने में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो वो उतने ही अलर्ट हो जाएंगे। और हमारा यूजर पैसे उजाड़ने में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। क्लास में एडमिशन कराएगा और फिर कहेगा सर देखिए फिजिकली बुलाइएगा मत क्लास में। एडमिशन कराएगा और वो एडमिशन जिसमें उसको टेस्ट मिलने हैं और टेस्ट वाले दिन छुट्टी करके बड़ा फखर महसूस कर रहा होगा, यानी बर्गर आधा खाया और चले गए और पैसे पूरे बर्गर के दे दिए। तो समझना जरूरी होगा कि कंज्यूमर किस किस्म का आपका। हमारे कंज्यूमर को असल में क्या चाहिए, हमारे कंज्यूमर को क्वालिटी ऑफ क्लास चाहिए। तो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे पीछे खिड़की नजर आ रही है तो शायद मेरा कंज्यूमर इस पे उदास नहीं है। हाँ, अगर मैं पढ़ा गंदा रहा हूँ तो मेरा कंज्यूमर उदास है। तो इसका मतलब है सबसे पहले समझें आप कौन सी इंडस्ट्री में। मुझे कोई सी 10 इंडस्ट्रियां बताते हैं रैंडमली, कोई इंडस्ट्री पाकिस्तान में। जी, एक काम करते हैं, रैंडम पूछेंगे तो बीच बीच में आवाजें आएंगी, मैं यहाँ से आगे चलना शुरू हो जाता हूँ 10 जहां नाम पूरे हो जाए। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स तो हो गया। सर्विसेज, ये तो बहुत बड़ा, आपने पूरे समुद्रों को कूजे में बंद कर दिया। ठीक है, मतलब सर्विसेज तो एजुकेशन सर्विस भी है, बाल काटने वाली सर्विसेज भी होती हैं, जूता पॉलिश करने वाली भी सर्विसेज होती हैं, वकीलों वाली भी सर्विस होती है। तो सर्विस तो बहुत बड़ा है ना, कोई एक इंडस्ट्री बताएं। एजुकेशन इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, यस। अच्छा, ये कहते हुए चेहरे पे मुस्कुराहट थी। ठीक है, उन्होंने कहा मैं ज्यादा कर तो गलत बात रहा हूँ। अब पता नहीं ये फैशन बोलते हुए इनके जहन में क्या आ रहा था, लेकिन बहरहाल जो है ना वो फैशन इंडस्ट्री ठीक है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, इसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहते हैं जी।
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वेपन्स वगैरह, यस वेपन्स की इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन की इंडस्ट्री। 10 हो गए पूरे, 3 5 8 10, 10 पूरे हो गए। इंडस्ट्री हमें समझ आ गई। इंडस्ट्री से एक स्टेप आगे जाते हैं। हर इंडस्ट्री में कुछ सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर इंडस्ट्री का एक फर्दर छोटा सेगमेंट होता है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग एक इंडस्ट्री है, लेकिन उसके अंदर कंज्यूमर बैंकिंग एक सेगमेंट है। अच्छा जी, ये लोन देने वाला डिपार्टमेंट है और ये वो लोग हैं जहां पे आपने डिपॉजिट जमा कराने होते हैं। तो बैंक के अंदर एक जनरल बैंकिंग है जहां बिल शिल जमा होते हैं, एक उनकी डिपॉजिट बैंकिंग होती है जहां आप जाके डिपॉजिट रखवाते हैं, और एक उनकी क्रेडिट वाली साइड होती है जो वो लोन्स वगैरह देते हैं। इंडस्ट्री तो एजुकेशन है, सेक्टर है प्रोफेशनल कोर्सेज। तब आगे वालों लोगों के लिए चीजें थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई। मुझे कोई एक इंडस्ट्री और उसका एक सेक्टर बताना है। इंडस्ट्री आप रिपीट कर सकते हैं आगे वाले भाइयों की, लेकिन फिर उसका सेक्टर बताना होगा। जी नहीं, वो एक एक करके साथ वाले भाई जी कोई इंडस्ट्री बता दें और उस इंडस्ट्री का अपना कोई अलग से सेक्टर। मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपकी एग्जांपल ही माइनस हो जाएगी। जैसे टेक्सटाइल पूरी इंडस्ट्री है, सेक्टर है, उसमें जिनिंग अलग काम होता है, वीविंग अलग होता है, प्रिंटिंग का अलग वो होता है। आपको पता है मतलब कपास से पहले कपास को उसमें से वो रुई अलग होना एक अलग चीज है, फिर धागा बनना अलग है, धागे की वो कपड़ा बनना अलग है, कपड़े की खास तरीके से स्टिचिंग होना अलग चीज है, फिर उसकी डाइंग होना अलग है, और उससे एक फाइनल खूबसूरत सा एक प्रॉपर ब्रांडेड वो डिजाइनर सूट बनना, वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। तो ये अलग अलग सेक्टर्स हैं। तो भाई बताने लगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और सेक्टर उसमें असेंबली, यानी कि अक्सर पाकिस्तान में गाड़ियों वाले क्या करते हैं, बाहर से पार्ट्स मंगवाते हैं, पाकिस्तान में जोड़ते हैं और कह देते हैं कि ये पाकिस्तान में बनी है, पाकिस्तान में असेंबल हुई होती है। तो यस, असेंबलिंग ऑटोमोबाइल के अंदर एक सेक्टर है। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ठीक है, और उसमें कमर्शियल बिल्डिंग बनाने वाला अलग सेक्टर है। ठीक है, ये भाई ने कह दिया कि कंस्ट्रक्शन एक इंडस्ट्री है और उसमें कमर्शियल बिल्डिंग, हाई रेज बिल्डिंग बना के किराए पे देने वाला एक अलग सेक्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक इंडस्ट्री है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है जिसमें वायर्स और जो बड़ी बड़ी बिजली की वायर्स होती हैं इसको डील करने वाला एक अलग सेक्टर है। जी, एंटरटेनमेंट एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर पाकिस्तान में बनने वाली फिल्में, जो वो क्या है, वो कौन सा पाकिस्तान वाला कौन सा, लॉलीवुड, लॉलीवुड जो है वो एक उसका एक सेक्टर है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। उसके अंदर हमारे जो ड्रामे वाले हैं वो भी है ओवरऑल एंटरटेनमेंट, लेकिन ड्रामे वाले एक अलग सेक्टर है, फिल्म वाले अलग सेक्टर है। ठीक है, इन्होंने कहा ये जो कार इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल ये बेसिकली इसको ओवरऑल कहते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा ये जो पेंट वगैरह करने वाला मामला है वो एक अलग से सेक्टर है। ऑल्दो मतलब इंडस्ट्री रिपीट हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मजीद आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ये जो आटे की जो मिल है, या जो जिसके अंदर हम वीट को फ्लोर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो ये एक सेक्टर बन गया उसका। साथ वाले भाई, फैशन इंडस्ट्री में कटिंग किस चीज की, कपड़ों की कटिंग, बालों की कटिंग, मतलब जो है ना, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री में तो कपड़े भी आ जाते हैं ना, और वो हेयर ड्रेसर भी है, तो आप हेयर ड्रेसर की बात कर रहे हैं फैशन इंडस्ट्री में, ऐसे ही ठीक हो गया। मजीद पीछे चलते हैं, एंड तक पहुंच ही जाते हैं, लगे आता हूँ जी। ठीक है, इन्होंने कहा ये जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज और ये जो इस तरह से मोबाइल और इस तरह की चीजें हैं, उसके अंदर ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये एक सेक्टर बन जाएगा। जी साथ वाले भाई, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो आयरन शील्ड्स की जो कवरिंग बनती है मुख्तलिफ तरह की चीजों के लिए, वो इसमें कवर हो गया समहाउ। जी पीछे, एग्रीकल्चर के अंदर डेयरी फार्मिंग, अब नॉर्मली एग्रीकल्चर का ताल्लुक जमीन से होता है, लेकिन समहाउ डेयरी शेरी वगैरह उसके साथ एसोसिएटेड को उसमें कवर हो जाते हैं। साथ वाले भाई एक आखिरी एग्जांपल देते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में रिफाइनिंग का सेक्टर। तो इन्होंने बड़ी मजे की बात कर दी। तो ये चीज हमें समझ आ गई है कि हमारे पास कई इंडस्ट्रियां होती हैं, हर इंडस्ट्री में अलग अलग सेक्टर होते हैं, और इसमें हमारे पास ऑनलाइन भी मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट और ये वो मुख्तलिफ तरह के चलते हैं। एक भाई ने कहा सर एसबीआई में कैंपसेस,
असल में हम तो और नीचे लेवल पे आते हैं। सबसे पहले होता है, सब पाकिस्तान लेवल पे बात करें तो इंडस्ट्री आएगी। इंडस्ट्री के अलग अलग जोन्स की बात करेंगे तो सेगमेंट होंगे या सेक्टर होंगे, फिर हर सेक्टर के अंदर मार्केट्स होंगी। प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर फिर मार्केट है, सीए पढ़ने वाले बच्चे, आईसीएमए पढ़ने वाले बच्चे, फिर उसमें एक फिजिकल मार्केट अलग होगी, ऑनलाइन मार्केट अलग होगी। फिर मार्केट के अंदर एंटिटीज होंगी, हम एंटिटी हैं। एंटिटी के अंदर डिपार्टमेंट्स होंगे या उनके यूनिट्स होंगे या उनके फंक्शंस होंगे या उनकी कैंपस होंगे या उनके लोकेशंस होंगे। तो अभी हम मैक्रो लेवल पे समझ रहे हैं, तो मैक्रो लेवल पे हमें इंडस्ट्री और सेक्टर समझ आ रहा है, हमें इंडस्ट्री और सेक्टर समझ आ रहा है। किताब से जरा पूछने की कोशिश करते हैं। ये मार्केट से कहानी शुरू कर रहे हैं, मैं मार्केट की तरफ बाद में आता हूं, पहले हम इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स की बात करते हैं। इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ सप्लायर्स हु प्रोड्यूस सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज। वो सारे सप्लायर जो मिलती जुलती चीजें बना रहे हैं, उन सबको हम कहते हैं इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा एरोस्पेस इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। विद इन किसी भी इंडस्ट्री डिफरेंट सेगमेंट्स हो सकते हैं। अब देखेंगे इतनी मजे की बातें हैं कि आपने एक दफा पढ़ ली, उसके बाद आपको जिंदगी भर याद रहना है कि मतलब इंडस्ट्री होता है और इंडस्ट्री के अंदर सेक्टर होता है, तो आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। ये कॉमन सेंस है जो आपको मिल गई और उसके बाद आपने अपनी शख्सियत में उसको शामिल कर लिया। तो एक इंडस्ट्री में अलग अलग सेगमेंट्स हो सकते हैं। इंडस्ट्री सेगमेंट एक सेपरेटली आइडेंटिफाइबल पार्ट होता है एक लार्ज इंडस्ट्री का। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो जनरल इंश्योरेंस अलग है, लाइफ इंश्योरेंस अलग है, फायर इंश्योरेंस अलग है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस अलग है। तो वो एक ओवरऑल इंडस्ट्री थी इंश्योरेंस की, और जिसके अंदर ये अलग अलग सेटअप्स बने हुए थे। मैनेजमेंट को क्या चाहिए? मैनेजमेंट को चाहिए कि वो रिकॉग्नाइज करे कि हम कौन सी इंडस्ट्री और कौन से सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। अगर हमारा ग्रुप ऑफ कंपनीज और हम 5 तरह की इंडस्ट्री में 11 तरह के सेगमेंट्स में डील कर रहे हैं, तो हमें हर बिजनेस के लिए उसकी स्ट्रेटेजीज उस सेगमेंट के हिसाब से बनानी चाहिए। क्या ख्याल है? अगर ये नहीं समझेंगे तो तबाह हो जाएगा सब कुछ। हमें अपनी इंडस्ट्री को, अपने सेगमेंट को, फिर अपनी मार्केट को और फिर अपने टारगेट ऑडियंस को समझना होगा। हम जितना पढ़ाते हैं और जिस लेवल पे पढ़ाते हैं और जिस लेवल के टीचर्स के साथ पढ़ाते हैं, अगर इतना ओ लेवल में किया जा रहा हो तो बच्चा 50,000 रुपए महीना दे। इतना अगर कहीं यूनिवर्सिटी में हो तो इसके लाखों रुपए चार्ज किए जाते हैं। लेकिन हमें समझना है हमारी मार्केट क्या है। हमारी मार्केट है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आने वाले, हमारी तरह के दरमियाने या गरीब बच्चे जो कि आहिस्ता 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 पढ़ के अपनी जिंदगी एलिवेट करना चाहते हैं, जिन्होंने मेहनत करनी है, जिनके वालिदैन के पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं है कि उनको दूसरे मुल्क भेज दें, उतने लाखों रुपए भी नहीं है कि यूनिवर्सिटियों में भेज दें, और अगर हैं भी तो बच्चे को दर्द है और वो कहता है कि मैं पढ़ूंगा और मैं अपने वालिदैन का कम खर्चा कराऊंगा और मैं अपनी जिंदगी इंप्रूव करके आहिस्ता आहिस्ता इनका साथ देने वाला बनूंगा। तो जो हमारा कंज्यूमर है ना, वो हमारा कंज्यूमर बहुत ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर हम अपने कंज्यूमर को नहीं समझेंगे ना, तो हम बिजनेस नहीं कर सकते। मैं अक्सर ही बात कोट करता हूं कि सन 2005 में मैंने जिस फीस में पढ़ा है, आज हम उसी फीस में पढ़ा रहे हैं। 19 साल पहले मैंने जिस फीस में पढ़ा है, आज उसी फीस में हम पढ़ा रहे हैं। और उस फीस में हम फिजिकल भी, ऑनलाइन भी, किताबें भी, मार्केट के बेहतरीन टीचर्स के साथ, बेहतरीन नंबर ऑफ टाइम के साथ, इतना सारा। अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो 200 घंटे से ज्यादा की तो क्लासें हैं। और मुझे याद है कि हमारे टाइम पे 60-70 आवर्स की क्लासों में टीचर बस गुजारा मुजारा करा के कहते थे बस आप खुद ही करते रहो। तो हम क्यों नहीं प्राइस बढ़ा रहे, या हम क्यों नहीं प्राइस बढ़ा पा रहे? हमारी इंडस्ट्री उस तरह की है, हमारा सेक्टर उस तरह का है, हमारी मार्केट उस तरह की है, हमारा यूजर उस तरह का है। तो आज हम पहले दिन बैठ के समझ रहे हैं कि बिजनेस क्या है। तो आपने समझना बिजनेस नहीं है, बिजनेस ने देखना है मैंने सर्व कैसे करना है। ये मत सोचें कि आपके दिल में क्या शैतानियां आती हैं, ये मत सोचें कि आप कितने तेज आदमी और आप क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं। पहले समझें आपका कंज्यूमर कौन है, पहले समझे आप डील किसको कर रहे हैं। तो पहले समझना जरूरी है मैं कौन सी इंडस्ट्री में बैठा हूं, मैं उस इंडस्ट्री के कौन से सेगमेंट में बैठा हूं, और मेरे सेगमेंट में मेरे सामने किस किस्म के लोग हैं। फिर डिसाइड करें कि अब मैं क्या करूंगा। अगर आप सोचें मैं क्या कर सकता हूं तो वो गलत है। पहले देखिए मेरी इंडस्ट्री क्या है और उस इंडस्ट्री में क्या किया जा सकता है, वो सबसे बेस्ट अप्रोच होगी। क्या ये बात समझ आ रही है? yes, तो इंडस्ट्री और सेक्टर को जब हम समझते हैं तो उसके बाद फिर हम आ जाते हैं मार्केट्स को समझने की तरफ। मार्केट को समझना बात की बात है। एक दफा हम कुछ इंडस्ट्रीज की एग्जांपल्स देख लेते हैं। इंडस्ट्रीज को कॉमनली काफी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कॉमनली बोला जाता है कि कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज।
फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री का मतलब है वो ओवरऑल इंडस्ट्री जैसी शक्ल नजर नहीं आती, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल बाल काटने वाले, अभी जो बाल काटने वाले हेयर ड्रेसर्स हैं तकरीबन हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे। ये छोटे छोटे से बहुत सारे बिजनेस है, लेकिन बहरहाल ये एक इंडस्ट्री तो है। लेकिन ये ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ पे जो भी नया बिजनेस आएगा उसको पूरे पाकिस्तान लेवल पे नहीं सोचना, उसने सिर्फ अपने इलाके के लेवल पे सोचना है। तो फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं होती, छोटे 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 से बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी हेयर ड्रेसर की, ये क्या हुआ, याददाश्त चली गई। तो फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री का मतलब है वो इंडस्ट्री जो छोटे छोटे टुकड़ों में, बिजनेस स्मॉल है और हर बिजनेस सेल करता है एक स्मॉल पोर्शन ऑफ टोटल मार्केट को। कोई भी बहुत बड़ा सेटअप नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि कितना बड़ा हेयर ड्रेसर आ जाए जो आधे लाहौर के बाल काटने शुरू कर दे। कहीं ना कहीं ये टुकड़ों में ही बटी हुई इंडस्ट्री रहेगी और इस इंडस्ट्री में कोई भी प्लेयर आके इतना बड़ा मत सोचे। हाँ, कोई एसी की इंडस्ट्री में आके जरूर सोचे कि वो पाकिस्तान भर को एसी बेचे, लेकिन हेयर ड्रेसर की इंडस्ट्री में आके ये मत सोचे कि मैं जो है ना वो पूरे पाकिस्तान के या आधे से ज्यादा पाकिस्तान के लोगों को जो है ना हम उनके बाल काट रहे होंगे। आप ब्रांचेस बना सकते हैं, जो मर्जी कर लें, इतनी बिखरी हुई इंडस्ट्री है कि आप कभी भी इसमें बहुत अच्छे लेवल पे नहीं हो सकते। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जितना मर्जी हम सोच लें कि पूरे पंजाब में फैले हुए हैं, स्टिल हम ये नहीं कह सकते कि वो पॉपुलेशन का आधा बढ़ा रहे हैं। सैकड़ों कॉलेजेस के बावजूद भी वो मार्केट के एक मुनासिब साइज से ज्यादा को नहीं सर्व कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत फ्रेगमेंटेड है, छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड हुई है। तो मेरे पास एग्जांपल्स हैं ड्राई क्लीनिंग की सर्विसेज, हेयर ड्रेसिंग की सर्विसेज, शू रिपेयर की सर्विसेज। आपके पास क्या एग्जांपल्स हैं? क्या सामने के लोग मुझे 5 एग्जांपल्स दे देंगे? फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। मोची, ठीक है, जिसको मैंने शू रिपेयर लिखा था उन्होंने उसको मोची कह दिया, MOCHI, मोची। ठीक है जी, मोची हो गया। जनरल स्टोर, किरियाना, यस, किरियाने की शॉप जो कि गली गली मोहल्ले में ये फ्रूट वगैरह, ये जो फलों की रेडियां वगैरह है, ये भी टूटी हुई इंडस्ट्री है बहुत ही टुकड़ों टुकड़ों में। यानी कि आप ये देखेंगे प्राइस कंट्रोल इस सारे को इतना आसान ही नहीं होता कंट्रोल करना। ये सारे अपने अपने लेवल पे छोटे छोटे डिसीजन मेकर्स होते हैं, लेकिन रमजान में सब एक बात पे कायम होते हैं कि हमने बेचना महंगा है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट करे या ना करे, फितरी तौर पे हमारे अंदर थोड़े थोड़े से शैतान है जी। किबला, इन्होंने कहा फ्रूट, आपने एग्जांपल दी है, सब्जी वाले जो है इन्हें थोड़ा सा डिफरेंट उसको आइडेंटिफाई किया। ठीक है जी, सब्जी वाले, ये दरमियान वाले भाई मेरे ख्याल में मिस हो गए हैं। किबला, शॉप रिटेलर कहना था, वो इन्होंने कह दिया, अब कुछ और सोचें। ठीक है जी, ड्राई फ्रूट, हमें कहीं और से आवाज आ गई। तो फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री आपको समझ आ गया, छोटी छोटी दुकानें रखने वाले बेतहाशा लोग जो कि आपको एक ही इलाके में 4-5 भी नजर आ सकते हैं। ठीक हो गया, शुक्र है, आप पान वाले की दुकान भी कह सकते हैं, वो सिगरेटों वाली दुकान या इस तरह से करके। ठीक हो गया जी। इमर्जिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियों, अब देखते हैं इंडस्ट्रियां किस किस तरह की हमें बताई हैं। बहुत सारी तरह की होती हैं, हमारी किताब में 4-5 तरह की लिखी हुई हैं। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज जो उभर रही होती हैं, जो नई सामने आ रही होती हैं, यानी कि पहले बहुत ज्यादा नहीं थी, अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हुई हैं, लोगों ने देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार ये भी तो गेम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल स्पेस ट्रैवल इंडस्ट्री, कि लोगों को स्पेस में जी ट्रैवल करवाएंगे। यहाँ इन्होंने एग्जांपल दी है अफ्रीका के अंदर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री पहले बहुत ज्यादा नहीं थी, अब वहां पे आ रही है। बहुत सारे मुल्कों में ACCA एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि वहाँ ACCA नहीं था और अब ACCA वहां पे जा रहा है और वहाँ आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बता रहे हैं कि भाई आप आओ, अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन पढ़ो, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है। तो इमर्जिंग वो इंडस्ट्री जो आहिस्ता आहिस्ता आ रही है सामने और जिनका स्कोप अब बढ़ रहा है, जो अभी बहुत बड़े साइज में नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली वो काफी ज्यादा ग्रो कर जाएंगी। कोई इमर्जिंग इंडस्ट्री आपके जहन में आती है? सामने वाले में, अब अगली रो के बच्चों से पूछते हैं। AI, बड़ी प्यारी बात कर दी उन्होंने, पहली ही एग्जांपल मुझे बड़ी अच्छी मिल गई, मजा आया। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप देखें कि इस वक्त इमर्जिंग उसमें है, अभी हर कोई थोड़ा थोड़ा सा यूज कर रहा है और हर कोई मेस्मराइज हुआ है कि यार ये तो लुट मचा देगी। AI, जैसे अभी 3 दिन पहले हम लोग अभी नियर पियर पे एक सेटिंग कर रहे थे, तो एक मॉड्यूल उन्होंने डेवलप किया कि जिसमें बच्चा अपना टेस्ट करके तस्वीर अपलोड करेगा और AI उसे चेक करके नंबर भी दे देगी।
डाटा हम फीड करेंगे, हम अपनी किताबें फीड करेंगे, हम अपना डाटा देंगे, वो उस डाटा को देखेगा, बच्चे के टेस्ट को देखेगा, बच्चे के हैंड रिटन टेस्ट को देखेगा और असेस करके उसे बता देगा तुम्हारी लिखावट में कहाँ पे मसले थे, तुम कौन सा जुमला बेहतर कर सकते थे, तुम क्या क्या चीज और कर सकते थे, तुमने टेक्निकल एरर क्या किया। तो अब ये ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी इमर्ज हो रही है और इसने गेम चेंज कर देनी है, चीजें बदल जाएंगी, टीचर माइनस हो जाएंगे। ठीक है, आपको एआई बॉट्स पढ़ा रहे होंगे क्लास में, सोचें एक रोबोट चलता फिरता आपको एग्जांपल दे रहा हो और उसी तरह से मेरे अंदाज को रेप्लिकेट कर ले, उसी तरह से जुगते मार रहा हो, उसी तरह से किताब वाला डाटा उठा के और उसी वो गूगल से सर्च करके 5 आपको, आप उसे कहें सर आज की 25 इंडस्ट्रीज बताएं इमर्जिंग, उसने 1 मिनट में आपको 25 इमर्जिंग इंडस्ट्री बता देनी है ना मजे की बात। तो बहरहाल ये तो खतरनाक बात है जी। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज की एग्जांपल, एडवांस टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां, पानी से चलने वाले इंजन के जो रिसर्च और जो इस तरह वाले मामला आते हैं, जो स्टीम बेस्ड इंजन है जी। साथ वाले भाई यूरो साइंस, न्यूरो, मैंने कहा यूरो शायद कोई और नई चीज है, न्यूरो साइंस। यस, ये न्यूरोलॉजी के अंदर, नेफ्रॉन्स के अंदर किस लेवल पे क्या काम हो सकता है और किस चीज में कितनी डायमेंशन है। तो शायद एक इंसान बहुत ही ज्यादा परेशान हो, स्ट्रेस में हो, तो शायद इस टेक्नोलॉजी ने एक ऐसी मेडिसिन बनाई हो कि आप खाएं और 5 मिनट बाद आप हंसना शुरू हो जाए, आप बिल्कुल इजी और रिलैक्स फील कर रहे हो जी। आईटी की कुछ मुल्कों में आईटी की इमर्जिंग इंडस्ट्री है, ज्यादातर जगह वो काफी हद तक डेवलप हुई हुई इंडस्ट्री है। ऑनलाइन भी मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे साथ साथ। सर ऑनलाइन क्लासेस, यस, इन पाकिस्तान ऑनलाइन क्लासेस एक बड़ी अच्छी इमर्जिंग इंडस्ट्री के तौर पे पिछले 3-4 साल में नजर आई है। इलेक्ट्रिक कार्स, कुछ मुल्कों में इलेक्ट्रिक कार्स एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है जी। हम कहाँ तक पहुंचे थे? ये सोलर पैनल पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे अभी एकदम से बड़ी तेजी से इन होना शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पे एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है। स्पेसशिप फॉर इंडिया जो उन्होंने स्पेस के प्रोग्राम्स हैं वो सारा कुछ है, उनके लिए बड़ी इमर्जिंग इंडस्ट्री है। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपको पता है कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता उल्टे सीधे अनोखे तजर्बे तो कर रही होती है, तो शायद एक टाइम पे चांद पे प्लॉट खरीदना शुरू हो जाए, चांद पे स्पेसेस एलोकेट हो जाए, शायद इतनी फास्ट शिप्स बन जाए जो बड़े कम टाइम में चांद पे पहुंचा देती हो, तो शायद लोग 1 महीने का ट्रैवल करके चांद पे पहुंच जाया करें और वहां 4-5 महीने रुका करें और वापस आए और वहां से फेसबुक पे अपनी पोस्टें शोस्टें लगाया करें। बहुत सारी चीजें जो पहले पॉसिबल नहीं थी अब पॉसिबल है। अगले समंदर के ऊपर जो है वो पिलर्स बना के पूरे पूरे शहर बना देते हैं, पूरे जजीरे बना देते हैं, आर्टिफिशियल जजीरा खड़ा करते हैं पानी में और उसके ऊपर एयरपोर्ट बना देते हैं। दुबई में पूरी पूरी कॉलोनीज उन्होंने आर्टिफिशियल जजीरों पे बना दी हैं। पाम जुमेरा है और वो मतलब उसकी 12 शाखें हैं, वो सारा उन्होंने पानी के अंदर आर्टिफिशियली जजीरा बनाया है। उसके ऊपर इस वक्त 70-70 मंजिला इमारतें खड़ी हुई हैं, इस वक्त पूरी पूरी कॉलोनीज बनी हुई है, हाईवे बना हुआ है, रेस्टोरेंट्स हैं और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तो दुनिया तो पागल होने पे आती है तो वो किसी भी इंडस्ट्री में घुस जाती है। तो समंदर को एक्सप्लोर करके समंदर के अंदर लिविंग वाला जो है ये एक बड़ी जबरदस्त इमर्जिंग इंडस्ट्री है। ठीक है जी, काफी सारी हमने बातें कर ली। मैच्योर इंडस्ट्रीज, मैच्योर का मतलब वो नहीं बड़ों वाली इंडस्ट्री नहीं, मैच्योर का मतलब है वो इंडस्ट्री जो मैच्योर हो चुकी है, एक खास पॉइंट पे पहुंच गई है कि अब फॉर एग्जांपल फर्नीचर, अब फर्नीचर में कोई नई जिद्दत या इस तरह से कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। समहाउ सोफा एक खास शक्ल का ही होगा, समहाउ बेड एक खास शक्ल का होगा, ज्यादा से ज्यादा ये है कि बेड के किनारों पे वो लैपटॉप रखने की जगह दे देंगे, कोई बेड के अंदर जो है वो एक MP3 प्लेयर लगा देंगे कि आप सो रहे हो तो बीना बीना सा म्यूजिक हल्का हल्का सा आपको सुनने को, मतलब हल्की फुल्की वैरायटी करेंगे। लेकिन बहरहाल जो है ना वो जो फर्नीचर की इंडस्ट्री है वो समहाउ एक तकरीबन मैच्योर पॉइंट पे पहुंच गई, अब उसमें हल्की फुल्की अल्ट्रेशन हो रही है। तो जब प्रोडक्ट्स मैच्योर फेज में आ जाए अपने लाइफ साइकिल में, तो वो इस तरह से जैसे हम ऑटोमोबाइल की बात करें या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह की बात करें, तो समहाउ मैच्योर इंडस्ट्री है और बड़ी अच्छी डेवलप हो गई हैं और अब तकरीबन मिलती जुलती प्रोडक्ट्स इन इंडस्ट्रीज में आ रही हैं और इसमें बहुत ज्यादा हमें डायनेमिक चेंजेस नजर नहीं आ रही। तो ऐसी जी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, यस, बड़ी मैच्योर इंडस्ट्री है, आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो है वो जी मैच्योर इंडस्ट्री, मैच्योर इंडस्ट्री उसे कहते हैं जो एक जगह पे सेट हो गई हो और उनके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस ना आ रही हो और वो सिस्टमैटिक पैटर्न पे चल रहे हो। चेंजेस तो डेमोक्रेसी में आती हैं, डेमोक्रेसी वाले एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं। फौजियों को तो पता होता है कि हम लोग अपने तरीके से निजाम चला रहे हैं,
वो चलाते रहते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड होती है, एक बंदा चला जाता है, दूसरा बंदा आता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बंदा जाए तो दूसरे लोग धरना देते हैं और जनाब वो वापस आए और अपनी सीट छीन लो, वो चला जाता है, वो किसी दूसरे मुल्क में जाके सेटल हो जाता है, फिर नया बंदा आता है, वो अपने तरीके से चलाना शुरू कर देता है। तो बड़ी मैच्योर इंडस्ट्री है, आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दी। मई के इतने करीब ना ऐसी एग्जांपल्स बड़ी खतरनाक होती हैं, खुदा का खौफ करें। 9 मई अभी हम सालगिरह भी आने वाली है जी। मैच्योर इंडस्ट्री है जो स्कूलिंग की इंडस्ट्री है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमें बेच दी गई है, हमने खरीद भी ली है। हर वालिदैन ये चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे ज्यादा आगे जाए, तो वो चाहते हैं कि जो हम नहीं पढ़ पाए हमारा बच्चा पढ़े। तो ऐसे में वो अपने बच्चे की स्कूल की फीस लाजमी देंगे, ये सोच के कि बच्चा स्कूल पढ़ लेगा। बच्चा 10 साल की स्कूलिंग करेगा, फिर कॉलेज करेगा, फिर 4-5 साल की यूनिवर्सिटी करेगा, और उसके बाद वालिद से कहेगा आपका कोई ताल्लुक है तो मेरी नौकरी लगवा दे। तो उस दिन वालिद का जो है ना वो दिमाग घूमेगा कि ये हुआ क्या मेरे साथ। घर में एक सोफा लेना हो ना 35,000 का, तो 1.5 साल तक बंदा सोचता ही रहता है कि लूं या बगैर उसके काम चल जाएगा, लेकिन बच्चे की हर महीने 35,000 फीस भर देगा वो, ये सोच के कि मेरा बच्चा पढ़ जाएगा। आपका एडमिशन करा देते हैं, आपको पैसों समेत लाहौर भेज देते हैं, आप आधी इंस्टॉलमेंट जमा करा के बाकी आधे के डिस्काउंट के चक्कर में पड़े हुए होते हैं और खाकू जाते हैं। तो बेचारे वालिदैन जो है वो, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिस पे लोग कहते हैं कि हमें पैसा खर्चना चाहिए, तो स्कूल इस चीज का फायदा उठाते हैं। तो आपने शायद 2-3 सब्जेक्ट के जितने पैसे दिए होंगे, इतना एक 3 क्लास के बच्चे की इस वक्त पर मंथ फीस है स्कूल्स में। प्ले ग्रुप की फीस एलजीएस में मैंने 1.5 साल पहले पता की थी 37,000 थी प्ले ग्रुप की, जिसमें बच्चों को बिठा के उन्होंने कुछ खिलौने से खिलाना है। तो असल में मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि ये इतनी मैच्योर और इतनी डेवलप हुई इंडस्ट्री है, और इतना ज्यादा इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बेच दिया है। हर बंदे को यही डर लगता है ना कि भाई मतलब मैं अगर ज्यादा नहीं पढ़ सका तो मेरा बच्चा मेरे से ज्यादा पढ़ ले, ये बगैर सोचे कि पढ़ने के बाद उसने करना क्या है, अब मैं उसे पढ़ा क्यों रहा हूँ। क्यों पढ़ाते हैं लोग बच्चों को? आगही के लिए, शऊर के लिए। आगही शऊर तो 5वीं 6वीं तक आ सकती है, इससे ऊपर क्यों पढ़ाते हैं? यूनिवर्सिटी क्यों भेजते हैं? कल को किसी को बताना हमारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, या उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। फ्यूचर सिक्योर से क्या मुराद है? अच्छी नौकरी मिल जाएगी। वालिद का चलता हुआ बिजनेस होता है, और बच्चे को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भेज देते हैं कि ये कुछ करेगा, और उसके बाद बेचारा 10-12-15 साल जिंदगी के ख्वार करने के बाद कहीं बहुत बिगनर लेवल पे शुरू करता है, यस बॉस कह रहा होता है। कई लोगों को उसके बाप की अपनी कंपनी होती है जिसमें 500 लोग काम कर रहे होते हैं, और वो जाके कहीं 25,000 रुपए की नौकरी कर रहा होता है, इसलिए कि उसने एमएफए का मैनेजरियल पोर्शन नहीं पढ़ा होता है। अब बिजनेसमैन बनना है, नौकरी शौकरी कोई नहीं, चक्कर ही कोई नहीं भाई, अपने अंदर का एंटरप्रेन्योर बाहर निकाले। आप 10 साल तक पढ़ते रह जाएंगे, और आपका रूममेट जो है वो बरकत मार्केट में एक समोसे की दुकान शुरू करके, और शायद 2 साल बाद आपसे कह रहा होगा कि यार तुम सीए करके मेरे पास नौकरी कर लेना। भाईजान कारोबार की आपको अंदाजा ही नहीं है कितनी बड़ी गेम है। बस डर होता है, अनसर्टेनिटी होती है, डूब ना जाए। बच्चा वाले से जाके कह दे कि जी मुझे एक सरकारी नौकरी मिल रही है 25,000 रुपए महीने की। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं कारोबार करूं, अगर चल गया तो लाख रुपए महीना आएगा, ना चला तो 3 लाख डूब जाएंगे। तो वो कहेंगे बेटा सरकारी नौकरी करो 25,000 वाली, रिस्क नहीं लेंगे। हालांकि अगर ले लिया जाए तो शायद थोड़ा सा कैलकुलेटेड वे में चले तो वो बच्चा वाकई 3-4 महीने बाद लाख रुपए पर मंथ कमाना शुरू कर दे। इतना मार्जिन है बिजनेस में, इतना। आप लोग तो इधर इधर आसपास ही यहाँ पे होते हैं, कभी बरकत मार्केट में, कभी किसी खाने वाले टाइम पे पहुंचे, एक बर्गर वाले के पास आप बैठे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि ये एक दिन में बन ही कितने खरीद के ले आता होगा, कभी हिसाब नहीं लगाया होगा। लेकिन बरकत मार्केट में मौजूद एक बन फरोश अगर 400 से कम बन बेच रहे हैं एक दिन के, तो वो बहुत ही हल्का खेला है। यहाँ पे मतलब पुलाव वाले और इस तरह से मेरे एक इवेंट था, मुझे तकरीबन कोई शायद 16 किलो या नहीं, हाँ 42 किलो मुझे वो चाहिए थी पुलाव, और ये जो बन्नू पुलाव वाला बैठा हुआ है उसके देगचे में उससे ज्यादा पुलाव थे वजन के हिसाब से। चने वाले इतना बड़ा कढ़ा रख के बैठते हैं और इतने से चने एक प्लेट में डालते हैं, वो दिन में 1200-1300 प्लेटें देते हैं,
और आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। आपका दिमाग तो मैंने खराब करना है इस पेपर में। तो मैच्योर इंडस्ट्रीज जो डेवलप हो गई हैं एक जगह पे मौजूद है। डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, ये वो इंडस्ट्री हैं जो नीचे गिर रही हैं, यानी किसी जमाने में बड़ी जबरदस्त लेवल पे थी लेकिन अब नीचे आ रही हैं। इन्होंने एग्जांपल दे दी लैंडलाइन टेलीफोन, ये जो तार वाले टेलीफोन होते थे ये, लेकिन मजा नहीं आया। आपकी तरफ से मुझे कोई 5-6 एग्जांपल चाहिए। पीछे एक भाई ने हाथ खड़ा किया। पब्लिशिंग, ये जो किताबें पब्लिश करने वाले सेटअप थे, अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों का किताब से एतबार उठता जा रहा है और किताब की यूजर कम होते जा रहे हैं। किसी को एजुकेशन में मजबूरन पेपर देने के लिए पढ़ना पड़े तो वो किताब लेता है, अदरवाइज अब किताबें लोग नहीं लेते ज्यादा। न्यूज़पेपर, रेडियो, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, एनालॉग वॉचेस, वो जो हाथ में वो जो घड़ी सुइयों वाली घड़ी है, और ऑनलाइन वाले हजरात भी साथ साथ एग्जांपल दे रहे होंगे। साइकिल इंडस्ट्री, नोकिया फोन, नोकिया कीपैड फोन, कीपैड वाले फोन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। टाइपराइटर। तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं। कुछ इंडस्ट्रीज को हम डिफाइन करते हैं कि वो ग्लोबल इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि ऐसा है कि वो पूरी दुनिया में चलती है, वो किसी एक आध मुल्क बेस्ड नहीं है। तो अगेन मैच्योर इंडस्ट्री ग्लोबल भी हो सकती है, नॉन ग्लोबल भी हो सकती है, एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है ये सारे। तो ग्लोबल इंडस्ट्री वो होगी जो ग्लोबल स्केल पे पूरी दुनिया के लेवल पे काम कर रही होगी। जैसे एग्जांपल दी माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री, ये छोटे छोटे प्रोसेसर बनाते हैं। फुटबॉल इंडस्ट्री, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये जो मोबाइल फोन हैं और ये जो इस तरह के सेटअप हैं, ये सारे ग्लोबल लेवल के हैं। तो इंडस्ट्रीज की कुछ जेनेरिक टाइप्स हमें बताई हैं पोर्टर नामी एक शख्स ने। उसने कहा कुछ फ्रेगमेंटेड होती हैं जो टूटी हुई इंडस्ट्रियां होती हैं, कुछ इमर्जिंग होती हैं जो अभी उभर के आ रही होती हैं, कुछ डेवलप हो गई होती हैं वो मैच्योर इंडस्ट्रीज होती हैं, कुछ डेवलप होने के बाद गिर रही होती हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो डिक्लाइनिंग होती हैं। कुछ इंडस्ट्रियां लोकल होती हैं और कुछ ग्लोबल होती हैं। तो जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी, ना हमने इनको याद करना है ना कुछ और फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, मेरे ख्याल में ये वर्ड अगर जिंदगी में कभी भी दोबारा आपके सामने आए तो असूलन आपको याद आ जाएगा। ये इस पेपर की खूबसूरती है कि ये आपके अंदर ऐड हो जाता है, आपके अंदर शामिल हो जाता है, आप इसको ऑटो पे अपने सिस्टम कैसा बना लेते हैं। और अब शायद आप मार्केट में जा रहे होंगे तो आप अक्सर बिजनेसेस को देख के सोच रहे होंगे ये फ्रेगमेंटेड लग रहा है या इमर्जिंग लग रहा है, ये ग्लोबल होगा या नहीं होगा। तो इस पेपर में अब आपने ना बिजनेसेस को देखना है, बिजनेसेस को सोचना है। क्या इंडस्ट्री और इंडस्ट्री की डिफरेंट तरह की चीजें समझ आई? अब जरा बात करते हैं मार्केट पे। सवाल जी, क्या फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री को ग्लोबल में कन्वर्ट किया जा सकता है? कि आपके विजन पे डिपेंड करता है। यानी अगर आप एक किराने की उसमें बैठे हुए हैं या आप बैठे हुए हैं एक छोटे से वो जो पार्ट्स वगैरह अपने पास बना के लोगों को सप्लाई करता है, अगर आपको गेम समझ आए तो आप इंटरनेशनली अपने इंटरनेट के कनेक्शंस को यूज करके दुनिया में एक अच्छे लेवल पे मार्केटिंग करके और आप अपनी उस प्रोडक्ट को ग्लोबली ले जा सकते हैं। तो यस, दिस इज पॉसिबल। हम लोग देखें, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ये सब्जेक्ट जगह जगह पढ़ाया जाता है। ये एसीसी में भी इस तरह की बातें पढ़ाई जाती हैं, आईसीएमए में भी पढ़ाई जाती हैं, ये यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाई जाती हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ाई जाती हैं। तो हम अपना एक छोटा सा विंग इंटरनेशनल रख सकते हैं जिसमें हमारे कोर्सेज को हम इंटरनेशनली सेल कर रहे हो और दुनिया के अलग अलग तरह के जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो सिलेक्टेड टॉपिक्स के लिए हमारे पास एनरोल हो रहे हो। तो यस, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडस्ट्रियों को चेंज नहीं कर सकते, अभी तो हम देख रहे हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, फिर हम देखेंगे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम अपने आप को बड़ा कुछ बदल सकते हैं, हम दुनिया को चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक आइडिया की जरूरत होती है कि आपने चीजों को किस तरह से लेके चलना है, उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने का मतलब है बिजनेस बेहतरीन हो गया। और एक हिम्मत चाहिए बिजनेस करने के लिए। पैसा तो सबसे छोटा फैक्टर होता है। लोग कहते हैं जी बिजनेस कैसे करें, पैसा नहीं है। पैसा तो सबसे एंड पे आता है। पहले आइडिया होता है, आइडिया की एग्जीक्यूशन होती है, कॉन्फिडेंस होता है। वो बड़ों में ज्यादा होता है, नए लोगों में कम होता है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा होता है। बड़ों ने जिंदगी में कई तजुर्बे किए होते हैं, वो थोड़े से मैच्योर हो गए होते हैं, तो उनको पैसा लूज होने से दुख नहीं होता। लेकिन बड़े टाइम नहीं दे सकते। मैं अगर आज से 10 साल बाद सोचूं कि मैं कोई नया काम शुरू करूं तो मैं जरा घबराऊंगा कि नहीं, रहने देता हूं। आप लोग जिंदगी में अपने शायद कैरियर के शुरू में 2-3 साल एक नए तजर्बे को दे सकते हैं, ना चला तो कोई बात नहीं, नौकरी शुरू कर देंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप यंग लेवल पे हमेशा ज्यादा क्लिक करती है। बस इस बंदे के पास पैसे कम होते हैं। अगर इसको अपने घर से सपोर्ट मिल जाए या फाइनेंशियली कहीं से सपोर्ट मिल जाए, जो कहें बेटा 2-3 साल तजर्बा करो, खैर है, 10 साल सीए में भी तो करके देखा था ना, कुछ नहीं बना,
तो 2-3 साल चलो ये भी तजर्बा करके देख लो, शायद चीजें थोड़ी सी बेहतर हो जाए। मार्केट कैसे कहेंगे? अब मार्केट छोटा वर्ड है, इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान लेवल पे बात हो रही है, सेक्टर भी पूरे पाकिस्तान पे। मार्केट है अब एक खास एक ऐसी चीज जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो मार्केट कोई फिजिकल मार्केट भी हो सकती है, कोई लॉजिकल मार्केट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम मार्केट को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के हिसाब से वो कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कपड़ों की मार्केट, हम कह सकते हैं बैंक की मार्केट, हम कह सकते हैं जी एयर ट्रैवल करने की मार्केट। हम प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से हम कह सकते हैं कि बाल काटने वाली मार्केट, हम कह सकते हैं जी फलाना चीज सप्लाई करने वाली मार्केट, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट, हम कह सकते हैं एसी की मार्केट, फर्नीचर की मार्केट। तो मार्केट को डिफाइन करने का एक तरीका ये है कि आप प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से डिफाइन कर लो। दूसरा तरीका ये है कि आप उसे कस्टमर के हिसाब से डिफाइन कर लो। छोटे बच्चों की मार्केट, बड़े बच्चों की मार्केट, मेल खरीदारी करने वालों की मार्केट, फीमेल खरीदारी करने वालों की मार्केट, बुजुर्गों की मार्केट, जवानों की मार्केट, खेलने वालों की मार्केट, पढ़ने वालों की मार्केट। तो आप ये देखेंगे जूता बनाने वाली कंपनी ये मानती है कि जो पढ़ने वाले लोग हैं उनकी जूते और तरह के होने चाहिए, जो खेलने वाले हैं उनकी जूते और तरह के होने चाहिए, और जो ऑफिस जाते हैं उनके जूते और तरह के होने चाहिए। तो उन्होंने अपने ही बिजनेस में 3 मार्केट डिफाइन कर ली। तो मार्केट कस्टमर्स के हिसाब से भी हो सकता है, ये डिफाइन कर सकते हैं। बिजली वाले कह सकते हैं ये घरेलू सार्फिन है, ये कमर्शियल सार्फिन है। तो उन्होंने 2 मार्केट बना ली कि ये बिजनेस करने वाले लोग और ये घर में बैठे हुए लोग। ज्योग्राफिकल हिसाब से भी हो सकता है, शादरे की मार्केट, बरकत मार्केट, गजूमता की मार्केट, अमेरिका की मार्केट, जनूबी एशिया की मार्केट, यूरोपियन मार्केट। तो मार्केट इज समवेयर जहां कोई खास प्रोडक्ट या सर्विसेज बेची या खरीदी जाती है। ये प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से भी पुकारी जा सकती है, ये लोकेशन के हिसाब से भी हो सकती है, और ये टाइप ऑफ कंज्यूमर के हिसाब से भी हो सकती है। तो मार्केट जरूरी नहीं जो आपको फिजिकली नजर आ रहा है वो मार्केट है। मैं अब यहाँ बैठ के कहूंगा ऑनलाइन बच्चे जो सीए की ऑनलाइन क्लासें पढ़ना चाहते हैं उनकी मार्केट। इसका मतलब है मैं पूरे पाकिस्तान में उस हर इंटरेस्ट रखने वाले बच्चे का जिक्र कर रहा हूँ जिसने सीए करना है और वो इंटरनेट पे आके ढूंढ रहा है कि मैं सीए घर बैठ के ऑनलाइन कहाँ से पढ़ूं। तो वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर मैं फिजिकली कम्बो या लाइव स्ट्रीमिंग के बैचेस की बात करूं तो हमारी मार्केट है लाहौर में रहते हुए या दूसरे शहरों से लाहौर आए हुए बच्चे के वो मौजूद है और उनको हमने टारगेट करना है, उनको हमने पढ़ाना है। तो आप ये देखिए कि कॉलेजेस की मजबूरी है कि वो खास एरिया से बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं होते और जो भी जितना दूर जाके कैंपस बनाता है वो उतना ही फ्लॉप हो जाता है। क्योंकि एक मार्केट डिफाइन हुई है, खास तरह के यूजर, वो खास तरह के यूजर ज्यादातर बरकत मार्केट इसके आसपास रहते हैं या थोड़ा सा इससे 3-4 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और वो फिर आके क्लासें लेते हैं और वापस चले जाते हैं। तो मार्केट को समझना जरूरी है कि आप कौन सी मार्केट में है। क्या ये मार्केट की डायमेंशन समझ आ रही है? यहां तक कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हैंडआउट्स आपके पास आगे दिखाएं जरा। आप लोगों को अभी एक चैप्टर में होगा गालबन, चैप्टर नंबर 7। ठीक है जी, चैप्टर 7 आप लोगों के पास आ गया। इसमें जो है वो फिर हम आज 1.5 सफा पढ़े, 2 सफे पढ़े, 2 सफे पढ़े। ठीक है, मार्केट्स और ये सारी चीजें समझ आई। फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस में क्या होता है, मार्केट्स एक दूसरे के साथ कन्वर्ज होती हैं, मिल जाती हैं। एक खास तरह का काम एक मार्केट में हो रहा था, एक खास तरह का काम दूसरी मार्केट में हो रहा था, एक खास तरह का काम एक इंडस्ट्री में हो रहा था, एक खास तरह का काम दूसरी इंडस्ट्री में हो रहा था। ये दोनों अगर आपस में जुड़ जाएं, फॉर एग्जांपल बैंक में हम जाके पैसे डिपॉजिट कराते हैं, वो एक अलग इंडस्ट्री है, और इंश्योरेंस से जाके इंश्योरेंस कराते हैं, वो अलग इंडस्ट्री है। बैंकों ने क्या किया, उन्होंने कहा अगर आपका डिपॉजिट इतने लाख से ऊपर पड़ा हुआ है तो हम आपको इंश्योरेंस भी दे देंगे। तो दोनों मार्केट्स आपस में जुड़ गई या दोनों इंडस्ट्रीज आपस में जुड़ गई। आपके मोबाइल फोन वालों ने कहा कैमरा हम आपको दे देते हैं। पहले लोग कैमरा अलग से खरीदते थे, वो एक अलग इंडस्ट्री होती थी, और मोबाइल अलग से खरीदते थे, वो एक अलग इंडस्ट्री होती थी। हमने फिजिकल के बच्चों को कह दिया कि आपको ऑनलाइन क्लास भी हम साथ में दे देते हैं। अब ऑनलाइन एक अलग तरह की वो थी प्रोडक्ट, फिजिकल अलग तरह की प्रोडक्ट थी, हमने दोनों को जोड़ दिया। तो कन्वर्जेंस में क्या होता है कि आप दो इंडस्ट्रियों को आपस में जोड़ देते हैं। मुझे इसकी 10 एग्जांपल्स दे सकेंगे आप लोग, जिस जिसके जहन में एग्जांपल हो, ऑनलाइन फिजिकल जो भी एग्जांपल देना चाहे। तो बैंक ऑटोमोबाइल के साथ गाड़ी,
बैंक ऑटोमोबाइल के साथ, गाड़ियों के साथ मिलके कि आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, गाड़ी की कंपनी वाले कहते हैं ये बैंक आपको ये वाली इंस्टॉलमेंट्स पे दे रहा है, आप हमारे साथ डील कर लें, उस बैंक को किस्तें देना शुरू करते हैं, हमसे गाड़ी ले जाएं। तो बैंक्स और ऑटोमोबाइल आपस में जुड़ गए, अच्छी एग्जांपल थी। जी, होटल और रेस्टोरेंट इकट्ठे हो जाते हैं कि खाना खिलाने वाले भी और लोगों को जो है वो एकोमोडेशन देने वाले, ये दो इंडस्ट्री आपस में मर्ज हो जाती हैं। ऑटोमोबाइल और टायर, टायर समहाउ उसी में ही तकरीबन कवर हो जाता है, डिफरेंट बात। ऑनलाइन डिलीवरी रिटेल के साथ, कि एक रिटेल सेक्टर जो चल रहा है और उन्होंने क्या कह दिया है कि हम आपको घर भी डिलीवर करेंगे, तो वो कोरियर वालों के साथ मिल गए और उन्होंने आपको वो भी, जिस तरह से जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको घर बैठे बैठे हम किताब डिलीवर कर रहे होते हैं, तो देखा जाए तो हम उनको एक ऑनलाइन प्रोडक्ट दे रहे हैं, फिर हम उनको एक फिजिकल किताब दे रहे हैं और वो किताब की होम डिलीवरी भी दे रहे हैं, तो हमने 3 सेक्टर्स जोड़ के एक जगह पे मर्ज कर दिए। और स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल क्रिकेट के अंदर जनाब आपको बड़ा जबरदस्त टेक्निकल टूल्स के थ्रू बड़े जबरदस्त एनालिसिस मिल रहे होते हैं, प्लस आपको उसके गेम के अंदर थर्ड एम्पायर की फैसिलिटी मिल जाती है, उसमें मुख्तलिफ तरीके के टूल्स हैं जिससे बहुत सारे रूल्स वैलिडेट हो जाते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी। 4 हो गई एग्जांपल्स, सिर्फ 6 रह गई। ऑटोमोबाइल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कंबाइन हो गई, ऑटोमोबाइल के साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंबाइन हो गई। अब गाड़ी के अंदर जो है वो पहले से एक एलईडी लगी हुई होती है, उसमें चीजें मौजूद होती हैं, एंड्रॉइड होता है और समटाइम उसके अंदर जीपीएस तक लगा हुआ होता है कि आप अपनी गाड़ी तक को ट्रैक कर सकते हैं, तो उन्होंने वो दोनों को जोड़ दिया आपस में। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंबाइन हो गया। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट सरफेस की मशीन लें तो वो आपको माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज और ऑफिस और इस तरह की चीजें जंबल बना के एक पैकेज देते हैं। वो बैंक की ऑनलाइन सर्विसेज, जैस कैश की सर्विसेज को बैंक के साथ जोड़ लिया। अब आप जैस के यूजर हैं और उन्होंने आपको क्या करना शुरू कर दिया, पैसे शैसे की तरसील वगैरह की भी सहूलत दे दी आपको। जिम के साथ सप्लीमेंट्स, मुझे जिम का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, तो जिम के साथ और क्या सप्लीमेंट्स होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, बड़ी अच्छी बात कर दी कि भाई जिम जो लोग आएंगे वो हेल्थ कॉन्शियस हैं, इन्होंने क्या रखना शुरू कर दिया है जी, वो प्रोटीन डाइट्स वो करने शुरू कर दी, कीटो डाइट वगैरह के कुछ साथ ऐड कर दिए, वो गोलियां विटामिन वगैरह की रख दी, कुछ वो क्या होते हैं जो सप्लीमेंट्स होते हैं फूड के वो रख दिए, या इस तरह की कुछ चीजें रख देंगे। ठीक है, ये जो जिम लवर्स है तो कहीं ना कहीं इस तरह की प्रोडक्ट्स भी ले लेंगे। पहले वो दवाइयों की दुकान में मिलती थी, जिम अलग होता था, और जिम वालों ने कहा कि यहीं के लोगों ने तो वहां जाके चीज खरीदनी है, उन्होंने देनी शुरू कर दी। जी जी, एग्रीकल्चर और खाद कंपनियां, ठीक है, एग्रीकल्चर और खाद कंपनी आपस में अगर मर्ज हो जाती हैं तो ये कौन? डॉक्टर और फार्मेसी, ये इन्होंने बड़ी जबरदस्त चालाकी निकाली फार्मेसी वालों ने और डॉक्टर। एक फार्मेसी जो पहले नहीं चलती थी, उन्होंने क्या किया, किसी डॉक्टर से बात की, वो डॉक्टर भी नहीं चलता था, फार्मेसी उन्होंने डॉक्टर से कहा कि फार्मेसी के पीछे हम आपको एक जगह दे देते हैं, हमारी जगह है, हम एसी चला के देंगे, सारा माहौल हमारा, आप यहाँ मरीजों को चेक करो और जो पैसे आपके पास आए हमें कुछ मत दो। डॉक्टर का मजा लग गया। अच्छा, जब वो आके बैठेगा और वो करेगा, अच्छा उस डॉक्टर की क्लिनिक में एंट्री फार्मेसी के अंदर से होगी, ठीक है, पर्ची वहां से बनेगी। उससे क्या होगा कि अब जब मरीज बाहर निकलेगा और हाथ में दवाइयों का नुस्खा होगा तो सोचेगा कि अभी फार्मेसी में तो खड़ा हूँ, बजाय इसके कि अपने घर के करीब वाले से लूं, यहीं से ले लूं, तो फार्मेसी की सेल बढ़ जाएगी। ठीक है, कोविड के अंदर हुआ, कोविड में सारी तरह की दुकानें बंद होने का हुक्म होता था, सिर्फ फार्मेसी चलने का हुक्म होता था। तो मुझे याद है कि मैं डबल रोटी भी फार्मेसी से जाके खरीदता था, अंडे भी वहीं से खरीदता था, दूध भी वहीं से मिल जाते थे, पैम्पर भी वहीं से मिल जाते थे। तो कोविड के दिनों में मुझे पता होता था कि मुझे सिर्फ एक फार्मेसी की दुकान पे जाना है और मुझे वहां सब कुछ मिल जाएगा। तो वो उन्होंने उसको कन्वर्ज कर दिया था आपस में। जैज और मोबलिंग, ठीक है, ये तो मर्जर हुआ था। अरे डेयरी मिल्क मेरे लिए प्रीमियम चीज आ गई, ठीक है जी, नहीं सही है, ठीक है जी। और ये बाकी बच्चों के लिए ये एक ही बैग जो है वो लेके आए, ये डे एंड पे जो है ना, फिर हम इसको दरवाजे पे रख देते हैं, तो डे एंड पे जो है ना ये तो ठीक हो गया। ऑनलाइन वालों को दिखा दूं भाई ना, हमारे पास बिस्किट आ गए। ठीक है जी, तो भाई ने असल में पता है क्या बात, ये कि
इस वक्त जो इन्होंने किया मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने एक्सेप्ट किया कि मतलब मेरे से गलती हो गई थी या इस तरह से करके, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है लोग ढीठ हो जाते हैं। तो हो सकता है मैं सोच रहा था ये 2-3 दिन के लिए गायब हो जाएंगे, फिर अचानक से आएंगे, मैं भी भूल भाल के आऊंगा। तो हो सकता है आप में से कोई एक आध याद कराए, मैं इनकी तरफ देखूं तो ये जरा मुंह इधर उधर कर ले तो काम चल जाए, लेकिन इन्होंने बहरहाल उसको एक्सेप्ट किया। तो चले मैं ऑनलाइन क्लास में भी बता दूंगा, मैंने कहा था मैं एक्सप्रेसली बताऊंगा तो अभी भी एक्सप्रेसली बता दूं। तो वो भाई जिनको बड़ा यकीन कामिल था कि एक बच्चे के वाकई 49 मार्क्स आए हैं, आज वो टिकी पैक्स हमारे लिए ले आए हैं, क्योंकि जो है ना वो डील ये थी कि मैं हाफ रोल खिलाऊंगा और वो टिकी पैक खिलाएंगे। तो ये टिकी पैक ही है ना, ठीक है। तो ये टिकी पैक ले आए हैं, तो जाते हुए सारे बच्चों को एक एक टिकी पैक मिल जाएगा। वैसे मैंने सिर्फ अजराए मजाक कहा था, ये इसका जो है ना वो आपने मुझे बताना है कि इसका कितना बिल बना, ये मेरी तरफ से नहीं, असल में आपने इसको मान लिया, ये मेरे लिए बहुत है। तो इस वक्त हमें एक लाइव एग्जांपल देखने को मिली कि एक भाई ने कहा कि सर वो 49, असल में पता है क्या, ये इनके साथ एक दफा हुआ है, मेरे साथ 40वीं दफा हुआ होगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आप देखी दिखाई सुनी सुनाई बात पे मत यकीन करें, क्योंकि मुझे जितने कॉन्फिडेंस से उन बड़ों ने बताया था ना कि नहीं हम करते फेल 49 पे, और जब उन्होंने कहा था कि मुझे कोई एक केस लाके बता दो, उस बंदे को जो 2-2,500 बच्चे हर सेशन पढ़ा रहा है उसको अगर वो कह रहे हैं कि मुझे एक केस लाके दिखा दो, तो इसका मतलब है कि ये बड़ा कॉन्फिडेंट क्लेम है। तो मतलब मुझे उम्मीद थोड़ी सी जगी जागी थी, मेरा ख्याल था कि शायद हो सकता है 2021 की स्कीम में ऐसा होना शुरू हो गया हो, लेकिन वो भाई ने जब जरा मजीद तहकीक की तो आपको ये कैसे पता लगा कि वो फेक था? आपने उस बंदे से कहा मुझे यूजर नेम और पासवर्ड दो? नहीं सर, उसने खुद ही बता दिया ना कि शादी वो तो मैंने जो है एडिट करके भेजा था, उसमें मजाक कर रहा था, मैंने कर लो आती ना उस पर। ठीक है, तो वो इनके दोस्त ने इन्हें बता दिया कि भाईजान वो तो मैंने मजाक किया था, क्योंकि इन्होंने जब उस पर तहकीक की तो वो एक रिजल्ट काउंसलिंग में इसी तरह से मैं बैठा था। रिजल्ट के बाद हम एक सेशन करते हैं कि जिसमें हम बच्चों को मशवरा देते हैं, और लास्ट टाइम भी बल्कि दोपहर से शुरू होकर रात 12:30 बजे आखिरी बच्चा यहाँ से निकला। मैं अपने ऑफिस जाके बैठा तो पता लगा कुछ और बच्चे वहां भी आ रहे थे, तो रात 3:30 बजे हम उधर से फ्री हुए। बच्चों को वो कर रहे होते हैं, मशवरा दे रहे होते हैं इस तरह से करके। तो उसमें एक बच्चा मेरे सामने आया, उसने कहा सर मैं बड़ा परेशान हूँ, मैंने 3 पेपर दिए थे, एक 42 पे रह गया, एक 47 पे, एक 49 पे, अब मुझे जरा मशवरा। मैंने कहा 1 मिनट कंप्यूटर की स्क्रीन उसकी तरफ की, मैंने कहा ये 49 वाला एक दफा मुझे दिखा दो। वो सर वो मैंने कहा वो आपका सीआरएम तो याद होगा, पासवर्ड भी याद नहीं सर, वो मैंने पासवर्ड चेंज किया था वो, वरना नॉर्मली आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, आप लोग भी ध्यान कीजिएगा अपना डेट ऑफ बर्थ, आप सबका पासवर्ड ना आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये इतनी कॉमन चीज है कि किसी को भी अगर आपका सीआरएम पता हो तो आपके किसी यार दोस्त से आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ के वो खुद भी चेक कर सकता है आपका रिजल्ट। तो अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको चेंज करके अपना जाति को पासवर्ड वहां रख दे, नहीं तो कभी भी पब्लिकली आप जो है ना वो एक्सपोज हो सकते हैं। कोई रिश्तेदार वगैरह जो है ना वहां से रिजल्ट देख के बता सकता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये मैं हमेशा कहता हूँ। घर वालों से झूठ मत बोले, पता है उसमें थोड़ी सी देर का हौसला होता है, 6 महीने बंदा गिल्टी में रहता है, 6 महीने क्या सारी जिंदगी ही ना वो नजर नहीं मिला पा रहा होता। घर वाले 1-2 दिन बुरा मानेंगे, उलझेंगे, नाराज होंगे, दुखी होंगे, लेकिन ये दुख आसान है, बजाय इसके कि आप उनसे झूठ बोल के उनकी गलत एक्सपेक्टेशन डेवलप करते रहें। तो वो इन्होंने बताया कि वो जो जिस दोस्त का इन्होंने जिक्र किया था उसने जो है वो एक मजाक किया था, तो अल्टीमेटली तो भाई ने जो है वो क्लास के लिए टिकी का इंतजाम कर लिया, और मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। अब जो है ना अब मेरे पास एक और एग्जांपल आ गई कोट करने के लिए। तो इतना नहीं है बुरा, यकीन माने आई क्या। और ये तो 49 वाली बात पब्लिकली है ना, मैं जेन्युइनली 40, 41, 42 पे मौजूद बच्चों को मैंने पास होते देखा है, क्योंकि उनको वो इतना धक्का लगाते हैं, इतना धक्का लगाते हैं वो पास हो जाते हैं। समटाइम पेपर इतना मुश्किल आया होता है कि उसमें से मुश्किल से 100 लोग 50 क्रॉस कर रहे होते हैं। अब अगर 8,000 बच्चों ने अगर पेपर दिया है तो उनमें से 100 पास होंगे, तो लोग यही कहेंगे कि आईकेएफ ने सेट गलत किया था। सारे कॉलेजेस तो गलत नहीं हो सकते, सारे टीचर्स ने तो गंदा नहीं पढ़ाया होगा, सारे बच्चे तो नालायक नहीं होंगे। तो उनको फिर पास करने के लिए क्या करना पड़ता है, पीछे वाले बच्चों को भी धक्का लगाना पड़ता है। सेम गोज विद, मैंने आपसे इसलिए कहा कि कॉस्ट का पेपर अगर आपने 55 नंबर का भी अच्छे वाला कर दिया तो मत घबराएं। लास्ट टाइम लोगों के बहुत भयानक पेपर हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से आधे से ज्यादा पास भी हो गए थे। तो मॉडरेशन ऐड हो जाती है, आईकैप को एहसास हो जाता है कि अगर उसने जुल्म कर दिया है तो वो थोड़ा सा उसको वो करता है। लेकिन वो एहसास कैसे होता है, हम टीचर्स फीडबैक देते हैं, लेकिन सिर्फ हम टीचर फीडबैक दें तो बात नहीं बनती, आप लोग अपना स्टूडेंट फीडबैक जरूर दिया करें, वरना हम वहां गंदे हो जाते हैं। वो कहते हैं जी टीचर हमें वो कर रहे हैं, बच्चों की तरफ से कोई वो नहीं आई, टीचर ही जज्बाती हुआ था कि पेपर बड़ा मुश्किल आ गया। तो इसमें जो है ना वो एक बड़ा अहम रोल आप लोगों का भी हो जाता है हमारे साथ कि उन्हें फीडबैक जरूर दें। हम इधर वापस आते हैं।
कन्वर्जेंस के बारे में किताब से पूछते हैं। किताब ने कहा समटाइम 2 या 2 से ज्यादा इंडस्ट्रीज या सेगमेंट कन्वर्ज करते हैं और सेम इंडस्ट्री का पार्ट बन जाते हैं। इससे बिजनेस स्ट्रेटेजी पे बड़ा मेजर इंपैक्ट आ सकता है। गेम ही चेंज हो जाती है। अब आप एक बिजनेस नहीं, आप 2 बिजनेस बन के सोचना शुरू कर देते हैं। तो मोबिलिंक वाले अब अपने आप को सिर्फ सिम वाली कंपनी के तौर पे नहीं सोचते, वो एक कैश मैनेजमेंट कंपनी के तौर पे भी सोच रहे होते हैं। और समटाइम बड़ा मजेदार काम होता है कि उस कन्वर्जेंस के बाद आप जिसमें कन्वर्ज होते हैं वो काम ज्यादा चलना शुरू हो जाता है। हम लोग इतने बड़े बड़े हॉल, इतने बड़े बड़े कमरों और उन सबके बाद भी इंटरेस्टिंग बात है कि पिछली दफा 50% ज्यादा बच्चे ने ऑनलाइन पढ़ा है। तो इस कन्वर्जेंस से एक चीज हमें समझ आई है कि जो ऑनलाइन वाली डायमेंशन है वो बहुत ज्यादा बड़ी है और वो बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लोर हो सकती है। हम उसको अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं। हम हमेशा मानते हैं कि हमारे लिए सामने बैठे बच्चे मोहतरम है और ऑनलाइन वालों को हम उतना अच्छे लेवल पे नहीं डील कर पा रहे होते, लेकिन विद दीज नंबर्स ऑनलाइन की अपनी एक शनाख्त है और ऑनलाइन आपकी तवज्जो मांगता है। क्योंकि हमारे ऑनलाइन के कुछ अलग डेडिकेटेड विंग्स हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से ऑनलाइन को कवर कर रहे हैं। इधर कॉलेज में बच्चे की फरमाइश होती है बस जो क्लास में हुआ मुझे एज इट इज दिखा दें ताकि मैं जल्दी जल्दी 1.52 पे चला के एक तसल्ली कर लूं कि मैंने क्लास अटेंड कर ली थी। तो इसलिए अगर पीछे खिड़की भी नजर आ रही होती है तो हम बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते। लेकिन बहरहाल ये अब हमारा गैप है। हमें ऑनलाइन की क्वालिटी को थोड़ा और इम्प्रूव करने की गुंजाइश है और दूसरा बताने की गुंजाइश है कि हम क्या कर रहे हैं। मार्केटिंग हमारा बिल्कुल बेचारा डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो सो रहा है कहीं डिपार्टमेंट। कन्वर्जेंस डिमांड लेड भी हो सकती है, सप्लाई लेड भी हो सकती है। डिमांड लेड, कंज्यूमर आके कहे मुझे ये चीज चाहिए, कंज्यूमर आके उसकी ख्वाहिश हो कि मुझे ये चीज इस तरह से मिल जाए, ये चीज इस तरह से मिल जाए। जब फिजिकल अखबार पढ़ने वाले लोग आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट पे जर्नल्स और वो पढ़ना शुरू हो गए, ब्लॉग्स वगैरह पढ़ना शुरू हो गए, तो अखबारों वालों का दिमाग घूमा। उन्होंने कहा भाई हम तो खत्म हो जाएंगे। उन्होंने ही अपने ऑनलाइन विंग चालू कर दी और पूरा पूरा अखबार सॉफ्ट में भी देने शुरू कर दिया। जब ये जियो शियो ARY देखने वाले आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब पे शिफ्ट हो गए तो ये लोग आउट हो गए। इन्होंने कहा भाई हम तो बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इन सब ने अपने लाइव चैनल यूट्यूब पे फ्री दे दिए कि कम से कम हमारा यूजर तो हमारे साथ कनेक्टेड रहे। इसका मतलब है ये कन्वर्जन उन्हें इसलिए करनी पड़ी कि कंज्यूमर की ख्वाहिश डेवलप होना शुरू हो गई थी कि उसको ज्यादा चीज चाहिए थी। तो बिजनेसेस ने मजबूर होकर कंज्यूमर के हिसाब से अपने आप को बदला। ये कहलाता है डिमांड लेड कन्वर्जेंस, जहां प्रेशर फॉर कन्वर्जेंस कम फ्रॉम customer begins to think of 2 or more products as interchangeable। कंज्यूमर्स या कस्टमर्स उन 2 प्रोडक्ट्स को एक दूसरे का मुतबादिल समझना शुरू कर देते हैं और वो उस तरह से चीजें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर रीडिंग न्यूज़पेपर ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे आपसे कुछ और एग्जांपल्स चाहिए और ऑनलाइन वालों से भी कुछ और एग्जांपल डिमांड लेड कन्वर्जेंस की, जहां कंज्यूमर्स ने ख्वाहिश का इजहार किया और बिजनेसेस को मजबूरन शिफ्ट होना पड़ा। मोबाइल में जो गेमिंग आ गई, एनालॉग से डिजिटल कैमरे की तरफ, ऑनलाइन बैंकिंग, यस, कंज्यूमर्स की डिमांड पे। जी, टीवी के अंदर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, एंड्रॉइड टीवी वाली कहानियां। अब ये देखे ना, वो है टीवी लेकिन उसमें एंड्रॉइड है। वो कन्वर्ज हो गई हैं 2 इंडस्ट्री आपस में। मैं समझा नहीं किस चीज की। मैसेंजर्स वगैरह विद इन मोबाइल या विद इन इस तरह से करके वो आ गए। तो ये सारे वो हैं जो कंज्यूमर्स की वजह से वो हो रही थी। तो बहुत सारी कन्वर्जन ऐसी हुई। व्हाट्सएप का बेसिक मकसद होता था पैगाम देना। इन्होंने ये देखा कि लोग चाहते हैं कि वो फेसबुक पे अपने अपने स्टेटस लगाते हैं, अपनी अपनी पोस्ट लगाते हैं। उन्होंने स्टेटस देने शुरू कर दिए। फिर छोटी छोटी सी वीडियोस की ऑप्शन देनी शुरू कर दी, फिर वीडियो शेयरिंग का देना शुरू कर दिया। तो आहिस्ता 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 कंज्यूमर के हिसाब से ये बदलते चले गए। तो ये हो गई हमारी डिमांड लाइट। ये सर लाइट फॉर मोबाइल, बड़ी अच्छी बात है। मोबाइल के अंदर लाइट, जो मोबाइल हर वक्त जेब में मौजूद है, आप उसके अंदर छोटी सी टॉर्च दे दी। ड्रामा आ सकता है नोवेल स्टोरी पे, ड्रामा और सारा नोवेल नोवेल। जी, नोवेल और ड्रामा, मतलब लोग नोवेल पढ़ते थे और उसके बाद वो चाहते थे कि उस चीज को पिक्चराइज फॉर्म में देखें। तो हम कह सकते हैं कि नोवेल से निकले हुए ड्रामे कह सकते हैं। एनिमेशंस, नॉवेल्स के ऊपर मूवीज बन रही हैं। अगेन वही वाली बात है कि एनिमे, मुख्तलिफ चीजें, ये सब उसमें डिमांड लेट समझ आ रहा है। सप्लाई लेट क्या होगा? फिर उलट होगा।
जहां सप्लायर को लगता है कि यार ये एक लिंक है, हम इस तरह से कर सकते हैं। यानी कि इससे पहले कि कंज्यूमर सोचता, उन्हें डिफरेंट इंडस्ट्रीज का गैप ब्रिज किया, और फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट, वॉइस, डाटा कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज खुद ही से ही मोबाइल कंपनियों वालों ने आपस में मर्ज कर दी। कुछ ऐसी जगह है जहां पे बिजनेस ये समझता है कि ये चीज कंज्यूमर को मुझे दे देनी चाहिए, उससे कंज्यूमर्स ज्यादा अच्छे तरीके से सर्व होंगे। एक तो है ना कि आपकी ख्वाहिश है कि आपको क्या मिले। अब टेक्निकली ये जो हम आपको किताब दे रहे हैं, डिमांड तो नहीं थी, आप लोगों ने तो आके नहीं कहा था हमें फ्री में किताब चाहिए, हमें आप किताब भी देंगे, क्या बात हुई, किताब तो हमें अलग से खरीदनी पड़ेगी। जीरो डिमांड थी। अच्छा, जो घर बैठे बच्चे हैं, किताब तो हमने उनको चलो फ्री कर दें, हम उनसे कहें किताब फ्री है, लाहौर से उठवा लो या अपने पास कुरियर करवा लो। तो हमने खुद ही से सोचा कि जो दूसरे शहर बैठा हुआ है, जब वो ये सोचेगा कि मुझे खुद मंगवानी पड़ेगी, तो वो नहीं मंगवाएगा और 2 महीने तक बगैर किताब के चलेगा। तो हमने खुद ही से ही ऑनलाइन क्लास में किताब ऐड की, खुद ही से ही उस किताब की डिलीवरी भी ऐड कर दी। तो ये वाली कन्वर्जन डिमांड लेड नहीं थी, सप्लाई लेड थी, जहां हमें नजर आया कि हम अपने कंज्यूमर को ज्यादा फैसिलिटेट तब करेंगे जब हम उसको चीज भेज दें। और मजे की बात है कि इंटरनेट पर कभी भी प्राइस की कंपैरिजन करते वक्त आप लोग इस चीज को तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि हम लोग 2-2.5 हजार की किताबें भी साथ में दे रहे होते हैं, और ऑनलाइन वालों को तो उनके घर भी डिलीवर हो रही होती है। और उसके बाद भी जो हमारी फीस होती है, उस फीस पे कौन सा लोग एडमिशन कर लेते हैं। शुरू में एक जुम्मा बाजार डिस्काउंट का हम खुद ही अनाउंस कर देते हैं, 3-3, 4-4, 2-2 हजार के डिस्काउंट शुरू में ही वो कर देते हैं। वो पब्लिक होते हैं, कोई ना कोई ट्राई आउट टाइप का पैकेज आ जाता है, आपको आइडिया होगा, 3 पेपर इकट्ठे उठाने पे सीधा सीधा 5-5 हजार माइनस हो जाता है। बीच में कुछ और चीजें, पोस्ट रिजल्ट में भी प्राइस और कम हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपकी तरफ से डिमांड नहीं आई होती, वो हम कर रहे होते हैं। ये है सप्लाई लेड कन्वर्जन, जिसमें जो कन्वर्जेंस है वो इसलिए हुई है कि सप्लायर को लगा, देखें मोबाइल के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमने नहीं सोचा था कि होने चाहिए, हमें मैन्युफैक्चरर्स ने समझाया कि मैं दे रहा हूं। अब उससे क्या हुआ, उनका मोबाइल मार्केट में बाकियों से डिफरेंट हो गया। भाई हमें कैमरा चाहिए था, ओके ठीक है, हमें 45 मेगापिक्सल कैमरा तो नहीं चाहिए था, हमें 100 मेगापिक्सल कैमरा तो नहीं चाहिए था। 5 मेगापिक्सल कैमरा भी इतना खूबसूरत, इतना अच्छा रिजल्ट दे देता है कि वो हमारे कंज्यूमर यूज के लिए बहुत होता है। लेकिन वो आहिस्ता 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 बढ़ाते चले गए, और आपको खुद ही से चीजें ऐड करके देना शुरू कर दी मोबाइल के अंदर। तो ये सप्लाई लेड कन्वर्जन समझ आ रही है, सबको समझ आ रही है जी। समटाइम ऐसा लगता है जैसे कुछ सप्लाई लेट हो जाती है चीज की, जैसे पहले एसी आई थी, मोबाइल का कंट्रोल आ गया, ठीक है, अब फिर अब कंज्यूमर की डिमांड हो रही है वो। ऐसे ही है, बिल्कुल इसे कह रहे हैं कि समटाइम क्या होता है, शुरू में सप्लाई लेट होता है, बाद में डिमांड लेट हो जाता है। तो एसी बनाने वालों ने खुद ही से सोचा कि अगर इसमें वाईफाई आ जाए, तो फॉर एग्जांपल मैं किसी दिन शाम में यहाँ से निकलूंगा, मैं सोचूं घर जाऊंगा, घर जाके एसी चलाऊंगा, तो एसी कमरे को ठंडा करने में टाइम लगाएगा, मैं एसी वाले कमरे से उठ के एसी वाली गाड़ी से जा रहा हूँ, तो मैं जब वहां जाऊँ तो मेरे लिए एसी चला हुआ होना चाहिए। तो इस फील पे मैं वाईफाई वाला वो एसी ले लूंगा, वो मेरे घर में नेट से कनेक्ट हुआ होगा, मैं अपने ऑफिस से निकलते हुए अपने मोबाइल से क्लिक करूंगा और वो एसी ऑन हो जाएगा। हालांकि मैं बेगम को कॉल करके भी सारा कर सकता हूँ तो वो मतलब उसके लिए इतना खर्चे का, तो ये अकेले लोगों के लिए बेचारा ये प्रोडक्ट है ना, वो वाईफाई जिनके पास वाईफाई है उसे वाईफाई की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल सही कहा कि शुरू में सप्लायर ने सोचा, फिर क्या हुआ, तमाम एसीज वाईफाई और उसके साथ आना शुरू हो गए, और उसके बाद क्या हुआ कि फिर एसीओ ने आपस में मुकाबला शुरू कर दिया कि अच्छा वाईफाई है, अब ये फीचर भी दे देते हैं। तो कुछ अरसे बाद आपको MP3 प्लेयर भी एसी के अंदर नजर आ रहे होंगे। अभी भी बहुत सारे ऐसे झूमर, ऐसे वो होती हैं, लाइट्स लगी हुई होती हैं जिसके अंदर म्यूजिक भी होता है एमी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग इतने यूज टू हो जाएंगे कि फिर लोग डिमांड करेंगे कि इस तरह की चीज मुझे मिले। तो बिजनेस पहले कंपटीशन में खुद ही कंज्यूमर का दिमाग खराब करता है, और जब खराब हो जाता है तो फिर बाद में रोता फिर रहा होता है कि मुझे कंज्यूमर को इतनी सारी चीजें नहीं पड़ी है, जैसे हमने दिमाग खराब कर दिया किताबों वाले मामले में, और खुद ही बैठ के रो रहे होते हैं कि यार ना इनको कोई काउंट करता है ना कुछ, और बच्चा जाओ कहता किताबें तो आप दे रहे हैं ना, अच्छा बताएं मेरे लिए स्पेशल क्या है। ओ भाई मतलब तुम्हें जान लोगे तो सारा कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि बिल्कुल सही कहा भाई ने, कुछ चीजें शुरू सप्लाई लेट से होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता डिमांड लेट बन जाती हैं। तो टीवी के अंदर थोड़ी सी एप्स तो इन्होंने इंट्रोड्यूस की होंगी, लोग जज्बाती हो गए कि अब उनको पूरा एंड्रॉइड चाहिए टीवी के अंदर, और वो कहते हैं जो मैं यहाँ गेम खेल रहा हूँ ना, वो गेम मैं यहाँ खेल रहा हूँ, इधर बटन दबा रहा हूँ और चल सामने टीवी पे रही हो। तो फिर फरमाइशें तो नहीं खत्म होती। तो सम टाइम इंडस्ट्री आपस में कन्वर्ज होती हैं। जैसे ये टीवी है, इस टीवी का मकसद तो घरों में ड्रामे दिखाना है, हमने क्लासरूम में लगा दिया। ये जहन में रखते हुए कि जब ज्यादा लाइटिंग के साथ प्रोजेक्टर चलाते हैं तो प्रोजेक्टर धुंधला हो जाता है, लाइटें बंद करनी पड़ती हैं, बच्चों के लिए इमेज सही नहीं होता, तो वाई नॉट कि हम जरा मुनासिब साइज के कमरों में टीवी लगा दें, जो टीवी से उनको बड़े अच्छे तरीके से उसकी पिक्सल डेंसिटी भी बेहतर हो और दूर तक उसकी विजिबिलिटी भी अच्छी हो।
तो समटाइम क्या होता है, कंज्यूमर सोचना शुरू कर देता है कि मैं इस टीवी का ये यूज कर सकता हूँ। तो हम जाके उन्हें कहते थे कि हमें बड़ी इंच स्क्रीन वाला टीवी चाहिए, लेकिन उसमें एंड्रॉइड हमें नहीं चाहिए, हमें एप्स नहीं चाहिए, हमें शशका नहीं चाहिए, हमें 4K स्क्रीन नहीं चाहिए, हमें कर्व वेव स्क्रीन नहीं चाहिए, हमें फीचर्स सिंपल चाहिए, सिर्फ एक HDMI उसके साथ लगे और एक वाईफाई उसमें चलता हो, बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो कंज्यूमर की तरफ से तो होगा ये कि आहिस्ता 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 जब बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज क्लासों में टीवी रखना शुरू कर देंगे, तो फिर टीवी बनाने वाली कंपनी को समझ आ जाएगा कि टीवी का एक बहुत बड़ा यूजर है स्कूल कॉलेजेस भी। अब देखिए ना, इतने सारे प्रोजेक्टर्स हैं, प्रोजेक्टर नए बहुत महंगे हो गए हैं, और ऊपर से प्रोजेक्टर के मसले ही रहते हैं उनकी लाइफ के, फिर वो बिजली भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो अल्टीमेटली जब वो लोग इस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर टीवीओ में नया मोड आना शुरू हो जाएगा, एजुकेशन मोड। उस पर शिफ्ट होंगे तो वो सिर्फ एजुकेशन बेस्ड कंटेंट दिखा रहा होगा, जिसके अंदर वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहा होगा और लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा होगा। तो यही होता है कि जब डिमांड बढ़ती है, जैसे ये जो इस वक्त मेरे सामने टैबलेट है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल होती थी, छोटा सा टैब होता था, लोग उसको यूज करते थे, हल्का फुल्का लिख शेख लेते थे। जब टीचर्स ने इस तरह की डिवाइसेस यूज करनी शुरू कर दी, तो ये बहुत ही महंगी हो गई। अब मैंने पहली दफा यूज में जो टैब 40,000 का लिया था, इस वक्त यूज में वही टैब हमें 6 महीने पहले 2 लाख रुपए का मिला, सरफेस टैब। इतना आतंक मच जाती है, क्योंकि जब पता लग जाता है कि ये चीज यूज में, डिमांड में और सप्लाई उसकी कम हो, तो फिर बिजनेस खेलता है। तो क्या हमें कन्वर्जन समझ आई? क्या हमें आज हमने जितनी बातें की हैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से समझ आई हैं? इस क्लास में जब आपने मौजूद होना है, तो आपने सिर्फ बिजनेस सोचना है, ठीक है? तो अब आपने घर जाके कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक नजर इसको दोहरा लेना है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आते साथ ही हमें 23 मार्च मिल गया। तो अच्छा है, आप लोग अभी फाइनेंस वाले पोर्शन को जरा हजम करना शुरू हुए हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो मैनेजरियल का लोड ज्यादा ना हो। तो नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह जब 3 दिन पढ़ेंगे, तो फिर इस चैप्टर को हम इंशाल्लाह ताला खत्म कर चुके होंगे इन कोर्स में, तो फिर उसका हम आगे टेस्ट कर लेंगे। तो अब इस वीक कोई क्लास नहीं है, आपका कोई होमवर्क नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इस एक सफे को कभी हल्का सा पढ़ लीजिएगा, फिर अब आगे नेक्स्ट थर्सडे इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। इसमें कितने चैप्टर हैं? 9 चैप्टर है हमारे पोर्शन में, मैंने ओरिएंटेशन में वो सारा बताया था। 3 काम के में से पहला हम शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? ये वाली बातें भी हमारी हुई थी, नहीं हुई थी? चले, हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह 7 जुलाई। 7 जुलाई इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। फिर हम 2 हफ्ते के अंदर अपनी रिवीजन क्लासेस कवर करके, तो जुलाई के 25 के आसपास इंशाल्लाह ताला हम लोग अपनी रिवीजन समेत फ्री हो चुके होंगे। आप फ्री नहीं होंगे, मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं जवाद साहब को ग्रीन सिग्नल दे दूंगा, मैं कहूंगा सर मैदान सारा आपके पास है। तो वो कहेंगे हाँ मेरे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें 7 दिन पढ़ाई होनी चाहिए, तो वो जो मेरे वाला टाइम है वो उनके पास चला जाएगा, और फिर वो आपको राउंड द वीक खुल के खेल सकेंगे, है ना मजेदारी वाली बात? ठीक है, मेरा 40 नंबर का क्वेश्चन, उनका 60 नंबर का है, और आपने मोहब्बत भी फाइनेंस से ही करनी है, तो मैं अच्छे टाइम पे जरा रिजल्ट तक जब आप फाइनेंस को जरा ध्यान से नहीं पढ़ रहे, तो कम से कम बिजनेस तो अच्छा वाला सीख के चले जाएं। तो ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट थर्सडे मिलते हैं। ठीक जी, हाँ डिस्ट्रीब्यूट मेरे ख्याल में इसमें फिर टीए भाई की हमें मदद लेनी पड़ेगी, वरना बच्चे जो है ना वो इसको वो ना करते। मेरे ख्याल में दरवाजे पे अगर होंगे ना, तो जो बच्चा बाहर जा रहा होगा वो एक एक टिक्की पैक ले लेगा। ऑनलाइन वाले हजरात क्लास में हर बच्चे को आज एक टिक्की पैक मिला है, इनको ज्यादा मिल जाता अगर मेरा दावा गलत हो जाता, लेकिन जो है ना वो इनकी किस्मत में टिक्की पैक था, ठीक हो गया। यहाँ से दोबारा कर